हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नियम लेकर आई हूँ जो कि आपके केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ राउल्ट का नियम क्या होता है, क्योंकि राउल्ट का नियम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। मतलब इसको याद करते रहो लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे इंसान थोड़ा बहुत तो भूल ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो नियम पहले कहता क्या है, पहले देख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये है नियम। अब इसके जब एक एक चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, मतलब ये नियम कहता है, क्या कहता है कि किसी विलायक में, ठीक है, कोई एक नॉर्मल विलायक ले लिया हमने, मान लो, तो कोई भी एक विलायक है, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, ध्यान दीजिएगा, अवाष्पशील, राउल्ट के नियम में हम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं। क्या करते हैं, राउल्ट के नियम में विलायक में अवाष्पशील पदार्थ जो कि वाष्पित नहीं होता है, ठीक है, वाष्पशील होता तो वो वाष्पित हो जाता, बट हम क्या करते हैं, इसमें अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं। तो जब अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तो वो क्या होगा, वाष्पशील तो होगा नहीं, वो उसी में ही रहेगा। तो उसके बाद जो विलयन हमें प्राप्त होता है, मतलब एक तो घोलने के पहले विलायक रहता है, फिर जब उसमें विलायक में अवाष्पशील पदार्थ हम घोलते हैं तो वो एक विलयन बन जाता है। जब उसमें कोई भी पदार्थ घोला जाता है तो वो विलयन बन जाता है। तो उससे जो प्राप्त विलयन है जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला हुआ है, उसके जो आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। क्या होता है कि जब हम उसमें अगर वाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो आप जो वाष्प दाब होगा उसका जो मतलब उसमें अवनमन ना होके उसमें बढ़ोतरी होगी, मतलब वाष्पशीलता उसकी बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी से वाष्पशील हो जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब उसका और मतलब और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब उसमें अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो वाष्प दाब जो है वो कम होगा। तो अवाष्पशील पदार्थ डालने से जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, मतलब जो आपेक्षिक मतलब वही जितना हम सोचे रहते हैं कि हाँ भाई इतना अवनमन हो जाएगा, तो एक आपेक्षिक अवनमन हो जाता है अवाष्पशील पदार्थ डालने पर, किसमें, विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर जो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब विलयन मतलब जो उसके बाद बना है विलयन, ठीक है, तो उसी को विलयन बोल रहा है, विलायक को ही। मतलब विलायक में जब पदार्थ घोल दिया गया तो वो विलयन बन गया और उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। ठीक है, और अगर वाष्पशील पदार्थ घोले रहते तो वो वाष्प दाब का अपेक्षिक मतलब वो बढ़ गया रहता। ठीक है, तो अवनमन हो गया, तो जो वो अवनमन हुआ है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ऐसा ये कह रहा है। तो क्या बराबर होता है, तो किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को जब घोला जाता है तो उसके बाद जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है तो उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, मतलब पहले ज़्यादा था बाद में कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। भाई वाष्पित ही नहीं हो रहा है तो वाष्प दाब में कमी तो आएगी, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, तो विलेय के वो जो आपेक्षिक अवनमन जितना हुआ है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसको डायग्राम हमको बनाना है भाई, तो हमने एक बनाया बीकर और उसमें डाल दिया पानी या कुछ भी डाल दिया हमने, एक विलायक, और विलायक के में अब एक अवाष्पशील पदार्थ हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए विलायक में क्या डाल रहे हैं, हम अवाष्पशील पदार्थ डाल रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पे क्या बन गया, डालने के बाद ये क्या बन गया, विलयन बन गया, PS, एस डिनोट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि PS मतलब विलयन है, तो विलयन मतलब जो घुलने के बाद बना है। ठीक है, पहले ये विलायक था P0 और घुलने के बाद बन गया ये PS, ठीक है, विलयन बन गया। तो इसका जो वाष्प दाब में अवनमन हुआ है, इसको डालने के बाद जो वाष्प दाब में मतलब ये विलयन का जो वाष्प दाब में कमी हुआ है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, बहुत कोशिश की मैंने याद करवाने की, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए तो याद हो जाएगा। तो मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं भाई, मोल प्रभाज है ये, मोल प्रभाज मतलब क्या होता है, N जो है ये क्या है, विलेय मोलों की संख्या है। ठीक है, विलेय मतलब विलेय जो है वो मोलों की संख्या है, और N+N मतलब ये जो कैपिटल N है वो विलायक के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक के मोलों की संख्या, तो N/N+ कैपिटल N। ठीक है, विलायक विलेय।
और यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया ये पी नॉट जो है वो विलायक है और ये पी एस मतलब विलेन है और ये भी पी नॉट, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ये हमारा सूत्र राउल्ट का नियम का बनता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि विलयन तनु हो तो क्या होगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू एन। एन प्लस एन को हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो n अपॉन एन हो गया, ये वाला n हट जाएगा। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू होता है w अपॉन m। n इज इक्वल टू क्या होता है w अपॉन m। w क्या होता है, विलेय का भार, वेट। W मतलब भार, ठीक है। तो ये है विलेय का भार, ठीक है, और ये विलेय का अणु भार। m मतलब मॉलिक्यूलर जो वेट होता है। तो ये विलेय का भार है, ये विलेय का अणु भार है। वैसे ही ये विलायक का भार है और ये विलायक का अणु भार है। इस तरीके से हम देख लेंगे। तो ये n अपॉन n का देख लिया, इसको चेंज कर दिया, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, बस मतलब साइड में ले आएंगे। तो जब इसको साइड में लाते हैं और इनटू, जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये m है, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब w अपॉन m इंटू m अपॉन w। इस तरीके का हमारा इक्वेशन जो है वो रेडी होके मिलेगा हमें। और इससे मैं आपको बता दूं कि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इस तरीके का आपका हो सकता है कि राउल्ट का नियम को सत्यापित कीजिए या फिर उसको इसके थ्रू सत्यापित कीजिए। इस तरीके से भी कुछ आ सकता है, कुछ उसमें आपको दे सकता है कि मतलब सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इससे बनते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कौन सा क्या है। पी नॉट इज इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस इज इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब, W क्या है, विलेय का भार है, M विलेय का अणु भार है मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट है, ये W विलायक का भार है, कैपिटल वाला विलायक, स्मॉल वाला विलेय, इतना याद रखना, ठीक है। M इज इक्वल टू विलायक का अणु भार। तो इस तरीके से हमारा राउल्ट का नियम कंप्लीट होता है। ये डायग्राम बनाना है, कंपलसरी है, इसके थ्रू आपको मार्क्स थोड़ा से ठीक मिलेंगे। और ये आपको इक्वेशन भी लिखना है कन्फर्म, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।